नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एचपी एडीए एग्जाम 2022 का क्रिमिनल पार्ट। पीडीएफ के माध्यम से डिस्कस करेंगे हम एचपी एडीए क्रिमिनल पार्ट, क्योंकि एचपी एडीए का जो एग्जाम है आपका 100 मार्क्स का होता है टोटल, और 3 मार्क को अटेम्प्ट करना होता है। 5 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्टेशन होनी चाहिए, एंड देन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन फ्रॉम क्रिमिनल पार्ट, 2 क्वेश्चन फ्रॉम सिविल पार्ट कंपल्सरी रहता है, और 1 क्वेश्चन आपकी चॉइस रहती है, इधर सिविल से करो या क्रिमिनल से करो। फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन था। मैक्सिमम सभी ने ये चीजें अपना तैयारी करके गए होते हैं, लेकिन चलो जो पेपर हो गया वो तो हो गया अब, ठीक है। बट आप देख सकते हैं इस पेपर में आपने किस तरह से कुछ मिस्टेक्स की होगी, या किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना चाहिए था, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू सेक्शन 34 35 of IPC. The deceased A and his friend were going in a boat in river. In those to collect reeds. On their way, they met M, the father of W, who warned them not to collect reeds from his land. Ignoring this warning, when A and his friend were returning downstream with some bundles of reeds which they have collected, M's nephew G blocked their way and tried to take away the bundles of reeds. He catched the rope of the boat and pushed A. Agitated by this, A picked up a 10-foot long wooden pole used for rowing the boat. Seeing this, G shouted for help. अब देखो G ने हेल्प के लिए यहाँ पे उसने हेल्प यहाँ पे शाउट किया। Whereupon डिमांड की, हेल्प डिमांड की। Whereupon W and M जब उसने हेल्प के लिए वो चिल्लाया, तो W और M वहां आए, केम टू द प्लेस आर्म्ड विद गन। लेकिन WM आर्म्ड विद गन, उनके पास वेपन था, ठीक है। वो दोनों आए। W फायर्ड एट A एंड रन अवे। W ने A के ऊपर फायर किया एंड रन अवे, भाग गया। A वाज दस किल्ड बाय W। W ने A को किल किया यहाँ पे, ठीक है। एंड M फायर्ड एट A's फ्रेंड H। M ने भी फायर किया H के ऊपर, कॉजिंग हिम इंजरी। उसकी डेथ नहीं हुई बट इंजरीज हुई। देखो W ने तो मर्डर किया यहाँ पे, मर्डर तो किया यहाँ पे, ठीक है। फायरिंग की, मर्डर किया। एंड एम ने क्या किया? एम ने भी फायरिंग की, अटेम्प्ट टू मर्डर। उसने भी ट्राई किया अटेम्प्ट करने का। मान लो सपोज अगर डेथ हो जाती उसकी, तो मर्डर में आ जाता, ठीक है। डब्ल्यू वॉज नेवर कैच देयर आफ्टर। बट नाउ द क्वेश्चन इज, एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? देखो एग्जामिनर में सिंपल आपसे ये पूछा है कि डिस्कस द क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ एम, कि एम की क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या रहेगी। क्या एम भी उस मर्डर के लिए लाइबल होगा जो मर्डर डब्ल्यू ने किया, या फिर एम की लाइबिलिटी सिर्फ उस इंजरी की होगी, टू दैट एक्सटेंड, टू उसी इंजरी के लिए रहेगी जो इंजरी उसने कॉज की एच को, ठीक है। तो यहां पे आपको आंसर लिखना था। और देखो हमेशा जब भी मैंने आपको क्लास, जब फाउंडेशन कोर्स वाले जो क्लास कोर्स वाले, ठीक है, या फिर क्रैश कोर्स वाले, या फिर क्विक रिवीजन वाले, जब भी मैंने आंसर आपको बताया होगा कि आंसर कैसे आपने डिक्टेट करना है, पहले आपको पता होना चाहिए पूछा क्या गया एग्जामिनर ने। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे लाइबिलिटी पूछी थी कि एम की लाइबिलिटी क्या रहेगी। अब एम की लाइबिलिटी क्या है? काफी क्वेरीज आई, किसी ने तो मर्डर में ही डाल दिया ये क्वेश्चन, कुछ इस तरह से अटेम्प्ट किया। बट दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू महबूब शाह केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, आपका 34 से रिलेटेड है। तो जो जॉइंट लाइबिलिटी की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की बात करता है, तो ये उसी केस से था, ठीक है। दिस आपका इसमें मर्डर हुआ है, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, बट यहाँ पे एम की लाइबिलिटी पूछी कि एम की क्या वो उस मर्डर के लिए भी लाइबल, दोनों एक साथ गए वहां पे, दोनों एक साथ गए उसको बचाने, ठीक है, रेस्क्यू करने। बट देखो कॉमन इंटेंशन के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो इंटेंशन फॉर्म होनी चाहिए, जब उस इंटेंशन को शेयर करता है देन दूसरों के साथ वो कॉमन बन जाएगी। लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं है। कॉमन इंटेंशन, उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस को एक्ट होना चाहिए, फर्दरेंस को एक्ट होना चाहिए, तब वो लाइबल हो गए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, उनकी कॉमन इंटेंशन थी, बट कॉमन इंटेंशन मर्डर और किसी इंजरी की नहीं थी। कॉमन इंटेंशन फॉर रेस्क्यूइंग, उसको रेस्क्यू करने की कॉमन इंटेंशन थी। अगर आप मेन नोटबुक, जो मेरे स्टूडेंट है उनकी मेन नोटबुक में मैं महबूब शाह का केस पूरा डिस्कस करता हूँ, उसी के फैक्ट थे, बिल्कुल ओरिजिनल फैक्ट है, एम फॉर महबूब शाह यहाँ पे, ठीक है। तो देन इस तरह से मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया आपके लिए, आप
आंसर की किस तरह से लिखना था। दिस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेक्शन 307 300 राइट विद सेक्शन 34 एंड 35 इंडियन पिनल कोड हेयरिन आफ्टर आईपीसी एक्ट महबूब शाह केस। इसी तरह से आपको लीगल इशू इसमें फ्रेम करने थे कि इस तरह के 2 लीगल इशू जो आपने डिस्कस करने थे यहाँ पे, ठीक है। वैसे भी अगर आपको ये पीडीएफ जो मैंने यहाँ पे रेडी किया है, ये पीडीएफ आपको हमारे इंस्टीट्यूट के ऐप पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में हम इंस्टीट्यूट का जो लिंक है वो हम डाल देंगे, तो वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां पे आपको ये मिल जाएगा। और भी ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर, मॉडल आंसर आपको ऐप पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है उसके लिए। देन नाउ देखो, सबसे पहले जब भी मैंने आपको बताया होगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर राइटिंग एग्जाम में कैसे होती है, कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कंटेंशन क्या है। अगर आपने कंटेंशन पता कर लिया कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, सबसे पहले 2-3 चीजें आपको बहुत केयरफुली आपको कि एग्जामिनर आपसे चाह क्या रहा है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। एडीए में आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए 15 मिनट होते हैं, 15 मिनट में आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। जुडिशरी में इससे बहुत कम, इससे भी कम टाइम होता है। सबसे पहले तो आपको सेक्शन पता होना चाहिए, प्रोविजन, किस प्रोविजन में वो फॉल्स करता है। दूसरा, अगर केस लॉ है तो आप केस लॉ डालो वहां पे। तीसरा, आप इशू बनाओ, इशू बना के करो। जैसे फर्स्ट आप क्या करोगे, आप पहले लीगल इशू बना दो कि पूछा क्या गया, लीगल इशू क्वेश्चन के अंदर से ही बनता है। एंड सेकंड थिंग, आप फिर उस प्रोविजन लॉ लिखो, लॉ पॉइंट जिसको हम लॉ पॉइंट बोलते हैं। अब लॉ लिखोगे आप कि ऐसा लॉ है, ये इशू अब पता लग जाता है प्रॉब्लम आप जब रीड करते हो। आफ्टर दैट आप वहां पे अब क्या करना, जो फैक्ट है, फैक्ट और जो प्रॉब्लम है इसको कोरिलेट करोगे। अगर वो प्रॉब्लम उस जो फैक्ट है, जो प्रॉब्लम है, जो फैक्ट और प्रॉब्लम है, इसको आप लॉ के साथ कोरिलेट करोगे। अगर वो लॉ के अकॉर्डिंग है तो वो लाइबल नहीं होगा, अगर लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है तो लाइबल, मतलब डिपेंड अपॉन की उसकी लाइबिलिटी। अगर वहां कॉमन इंटेंशन है तो लाइबल होगा, कॉमन इंटेंशन नहीं है तो नहीं लाइबल होगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको इस तरह से आंसर, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख लो। ये एक फिट फॉर्मेट होता है आंसर का, जब बेस्ट फॉर्मेट होता है। तो कभी भी कोई एग्जैक्ट फॉर्मेट तो नहीं हो सकता है, कोई अगर ये बोले कि एग्जैक्ट ऐसा आंसर लिखो तो नो, बट ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए कि लिखना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बनाया हुआ है एज पर, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन स्क्रीन पे, तो कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन के बारे में आपको डिस्कस करना था, कॉमन इंटेंशन होती क्या है। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें सिमिलर इंटेंशन थी, नॉट कॉमन इंटेंशन। फिर देखना कि क्वेश्चन कॉमन इंटेंशन में फॉल्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कॉमन इंटेंशन में फॉल्स हो रहा है तब वो भी लाइबल होगा, एम भी लाइबल होगा मर्डर के लिए। बट इस केस में कॉमन इंटेंशन में फॉर्म नहीं हो रहा था, क्योंकि कॉमन इंटेंशन 2 तरह से फॉर्म होती है। एक तो आपका प्री प्लान, दूसरा ऑन द स्पॉट भी कॉमन इंटेंशन स्पर ऑफ द मूवमेंट में फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन दे रहा, कॉमन इंटेंशन, ठीक है। ये देखो आंसर यहाँ पे लिखा है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। देयर वॉज कॉमन इंटेंशन टू सेव जी, जी को सेव करने की कॉमन इंटेंशन थी। देयर वाज नो प्री प्लान टू किल, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। कॉजिंग इंजरी टू सेव जी वाज सिमिलर इंटेंशन, तो ये सिमिलर इंटेंशन थी दोनों की। दोनों अपनी 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 उस एक्सटेंट तक लाइबल होंगे जिस एक्सटेंट तक उन्हें इंजरीज दी। अगर जिसने मर्डर किया वो मर्डर के लिए लाइबल होगा, जिसने इंजरीज दी, जो अटेम्प्ट टू मर्डर के लाइबल। तो लास्ट में जब कंक्लूजन लिखते हो, देखो फैक्ट को आपको इंक्लूड करना ही होता आंसर में। तो जैसे इस आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ठीक है, आप इस तरह से आप आंसर यहाँ पे, क्योंकि मैं सारा आंसर तो आपको रीड आउट नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर डालना था 34 और 35। देन नेक्स्ट इसी का पार्ट देखो, इस बार जो एडीए का एग्जाम था इतना टफ नहीं था जितना क्वेरीज आई कि टफ था, इजी था, बट लेंथी था, ठीक है। जनरली अगर कोई एडीए पढ़ के एडीए के टॉपिक पढ़ के गया होगा, जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो मुझे लगता है वहां पे डिफिकल्टी आ सकती थी कि आपको टेम्पटेशन में। लेकिन एक चीज थी, अगर आप अच्छे से चूज करते, अच्छे से पढ़ते एग्जाम को, तो बहुत इजी था, कोई ज्यादा टफ नहीं था पेपर। सेकेंड क्वेश्चन आपका सेक्शन 80 से, ठीक है, आईपीसी का सेक्शन 80 उससे था। अब उसमें क्या है सेक्शन 80 में, देखो, वेयर इन द अक्यूज्ड ए वाज असल्टिंग अ पर्सन बाय फिस्ट द वाइफ ऑफ विक्टिम, person who was being assaulted intervened with the baby in her arm
arm in order to rescue her husband. The accused A gave a blow to her with accidentally hit the baby, with the result it fell down and baby died after 2 days. Can accused A plead the defense of accident? Give reason, help me. देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कैन accused A plead the defense of accident. अब डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट कहां पे दिया हुआ है, जनरल एक्सेप्शन में. जनरल एक्सेप्शन कहां पे, 80 में. चलो हम 80 को एक बार देख लेते हैं, 80 सेक्शन 80 क्या बोलता है हमारा. ठीक है, सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी. देखो सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी, सॉरी 80, accident in doing a lawful act. Nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention. That is very important here. Or knowledge in doing a lawful act or lawful manner. Lawful act or lawful manner by lawful means or with proper care and caution. मतलब good faith भी होना चाहिए. तो in that case जो प्रॉब्लम है हमारे हाथ में, देखो प्रॉब्लम में ये चतुर्नाथ केस की प्रॉब्लम थी, चतुर्नाथ केस से लिया गया है. अब मैंने आपको एक चीज और बताई होगी, जब भी आप कभी जनरल एक्सेप्शन या स्पेशल एक्सेप्शन ऑफ आईपीसी, ठीक है, जनरल एक्सेप्शन और स्पेशल एक्सेप्शन. देखो जनरल एक्सेप्शन आईपीसी के अंदर आपका सेक्शन 76 to 106 तक में दिया हुआ है, और स्पेशल एक्सेप्शन 300 की जो 5 एक्सेप्शन. इसके साथ हमेशा आपको 105 इंडियन एविडेंस को कोरिलेट करना है, को लिंक करना है. यहाँ पे एविडेंस एक्ट में बोलता है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ जनरल एक्सेप्शन का किस पे रहेगा ऑलवेज, क्योंकि अगर आप सिंपल लिखते हो कि सेक्शन 80 का लिखा, दैट्स ओके, आंसर तो ठीक है आपका, लेकिन अगर मेरिट में आना है, अगर आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, तो आपको ये चीजें लिंक करनी पड़ेगी वहां पे 105 इंडियन एविडेंस एक्ट का. कि 105 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है, 105 बोलता है कि कोर्ट प्रज्यूम्ड शैल वॉट या कोर्ट बाउंड है प्रज्यूम करने के लिए, देयर वाज नो सच टाइप ऑफ एक्सेप्शन अंडर आईपीसी, आइदर जनरल और स्पेशल. ठीक है, इस तरह की कोई एक्सेप्शन हम नहीं मानेंगे. ठीक है, हम ये नहीं मानेंगे, एब्सेंट मानेंगे हम कि ये एक्सेप्शन की एब्सेंस है वहां पे आईपीसी और आईपीसी के अंदर. ठीक है, चाहे स्पेशल एक्ट है चाहे लोकल एक्ट है. बट ये बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज अपॉन द अक्यूज्ड. वो अक्यूज्ड को प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा जो केस है वो इस एक्सेप्शन में फॉल्स होता है, इस जनरल एक्सेप्शन फॉल्स तो जनरल एक्सेप्शन, स्पेशल एक्सेप्शन तो स्पेशल एक्सेप्शन, वो तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द अक्यूज. तो यहाँ पे भी अक्यूज के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा. ठीक है, सेक्शन 80. तो आप लिख सकते थे यहाँ पे दिस प्ली ऑफ एक्सीडेंट नॉट सस्टेनेबल. देखो अगर ये वाला फॉर्मेट आप तभी लिख सकते जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये यस एंड नो पता हो कि ये क्वेश्चन कैसे फॉर्म. ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते चतुर्नाथ केस. रीजन क्या था, अब क्यों रीजन था, क्यों सस्टेनेबल नहीं है, क्यों उसके जो अब पूछा क्या था, कैन अक्यूज्ड ए प्लीड द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट, नो ही कैन नॉट. क्यों, अब उसका रीजन क्या था, फिर आपको लॉ पॉइंट लिखना है यहाँ पे सेक्शन 80. ठीक है, देखो ऊपर वाला फॉर्मेट मैंने कुछ अलग तरह से बना है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट दे दिया दूसरा. तो इट इज नेसेसरी दैट देयर एक्ट, वो तो आपको लॉ लिखना पड़ेगा, लॉ क्या क्या है. अब सेक्शन 80 की आप एसेंशियल इंग्रेडिएंट आप लिख सकते हैं, और हमेशा पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे. एग्जामिनर को एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाती है आपके आंसर की. आफ्टर दैट आप कंक्लूजन पे आ जाओ कि उसको ये अगर केस लॉ पता है तो केस लॉ लिखो, अगर नहीं पता तो कोई इशू नहीं, बट केस लॉ इंपॉर्टेंट होते हैं, केस लॉ से आपको एक आधा मार्क्स ज्यादा मिलता है. तो यहाँ पे इन व्यू ऑफ एक्सप्रेशन बॉम्बे हाई कोर्ट इन चतुर्नाथ केस टेकन, ठीक है, रेफर दिस ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन इट सेड दैट इन गिवन केसेस अक्यूज्ड कैन नॉट प्लीड एक्सीडेंट. तो पूछा ही था कि वो एक्सीडेंट प्लीड कर सकता है कि नहीं, तो लास्ट में आपको देखो जो कंक्लूजन वो वेरी क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए. एग्जामिनर की नजर आपके लॉ पॉइंट पे जाएगी, आपका आंसर का कंक्लूजन पे जाएगी, जरूर जाएगी. ठीक है, बाकी चाहे बीच में पढ़े ना पढ़े, बट एक बात याद रखना कि एग्जामिनर बहुत अच्छे से यहाँ पे रीड आउट करता है. अब सेकंड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका 292 और 292 से था आईपीसी के. ठीक है, जबकि मैंने क्लास में बोला होगा इस पे शॉर्ट नोट वगैरह रेडी करने के लिए, अगर आपने डायरेक्ट भी रीड किया होता तो आप ये अच्छे से आंसर को दे सकते थे. What offense, if any, is made out in following cases? Support your answer with argument in the light of legal provision and case law, if any. ठीक है,
Deepak and Ritika were found kissing and embarrassing each other in a Maruti van parked at a distance of 1 mile away from the police post at a lonely place. During the search of the residence, मैं दोनों के एक साथ आंसर करूंगा. During the search of the residential house of the accused for the offense under 120B, 420, 468, 471 IPC, one video cassette containing pornographic scene is recovered from an almirah, key of which was supplied by the accused. अब बोलता है कि एक जगह रिकवर हुआ है ऑब्सीन एक्ट, मतलब कैसेट रिकवर हुआ, एक जगह वो किसिंग कर रहे थे, ठीक है. क्या वो दोनों लाइबल होंगे इस दोनों केस में? देखो सबसे पहले आप 292, अब ये क्वेश्चन कहां से था? 292 से. प्लीज आप एक बार 292 देखो आईपीसी का, देन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे आपको अटेम्प्ट करना था. देखो इस बार का पेपर थोड़ा ट्विस्टेड जरूर था, आपको अनएक्सपेक्टेड पेपर था. जनरली क्या होता है, हम आईपीसी में कुछ मैन सेक्शन पढ़ के जाते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं था. जिसने कोचिंग अच्छे से ली थी या जिसने अच्छे से पढ़ा था, सेल्फ स्टडी, जरूरी नहीं होता कि कोचिंग से ही आप पेपर निकालते हो. आप अगर सेल्फ स्टडी अच्छे से करते हो, गाइडेंस आपको अच्छी है, अच्छे से आप कर रहे हो, तो आप पेपर को क्लियर कर देते हो. बहुत सारे बच्चे जो सेल्फ स्टडी से करते हैं, बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है गाइडेंस. देखो 292 क्या बोलता है? फॉर द पर्पज ऑफ for the purpose of subsection 2, a book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting, representation, figure or any other object shall be deemed to be obscene. तो इनको हम कब मानेंगे deemed to be obscene? If it is lascivious or appeal to prurient interest, or if its effect or where it comprise two or more distinct item, the effect of any one of item is if taken as a whole, such as to tend to deprave of corrupt and etc. like, ठीक है. Then आगे देखो, whoever sale to hire, distribute, publicity, exhibit or any manner put into circulation or for purpose of sale, hire. That sale is very important here, ठीक है. आपके पोजीशन में मिलना सफिशिएंट नहीं होता है. अगर आप सेल कर रहे हो उस चीज को, ठीक है, प्रोड्यूसर हैज टू बी इन पोजीशन ऑफ सीन बुक, पैम्पलेट, पेपर, ड्राइंग, पेंटिंग, फिगर, एनी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, व्हाटएवर. सो इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, टेक पार्ट इन रिसीविंग एक्सेट्रा, ठीक है, तो तब आप लायबल हो गए. अब ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन जो ए दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो दीपक और रितिका वाला, पहले ये देखो, फॉर द पर्पस सबसेक्शन 2 दीपक, पैम्पलेट एक्सेट्रा, वही मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आपका सेक्शन लॉ डाला है. देखो एग्जैक्टली हम जैसे डायरेक्ट लैंग्वेज वैसा तो नहीं लिख सकते, लेकिन लेमन लैंग्वेज हम इसको यूज कर सकते हैं वहां पे, ठीक है. कंटिन्यूअस, देयर मस्ट बी टू थिंग, आपको दो चीजें प्रूव करनी होती है. प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूव करना होता है 292 में? फर्स्ट, मैटर मस्ट बी ऑब्सीन. पहला तो ऑब्सीन हो, ऑब्सीन की कोई डेफिनेशन नहीं है. ऑब्सीन, एंड अक्यूज मस्ट हैव सोल्ड या डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्टेड, प्रिंटेड, exhibited it or attempting offer to do so. Meaning of obscene is on 292 में जरूर obscene को यूज किया गया है, ठीक है. और ये केस लॉ आप देख लेना, केस लॉ यहाँ पे डाला हुआ है. तो सेक्शन 294 में क्या हो रहा है? प्रोवाइडेड whoever annoyance of the other. अब 294 भी देख लो आप, 294 obscene acts and song, whoever to annoyance of other does any obscene act in a public place. अब देखो वो कार के अंदर थे, जनरली तो कार एक प्राइवेट उसमें माना जाता है, लेकिन यस दे आर ऑन पब्लिक प्लेस. तो जब वो पब्लिक प्लेस पे, लेकिन पब्लिक प्लेस पे किसिंग करना कार के अंदर, तब तक वो ऑफेंस नहीं है जब तक वो किसी को अनॉयंस ना करे. अनॉयंस ऑफ अनदर, दूसरों को डिस्टर्ब ना करे, दूसरों को उससे कोई हो ना हो. Sing, recite, utter any obscene song, valid word in near any public place. Near any public place. Second में देखो, और near any public place. This point, चाहे वो near क्यों ना हो public place, ये वाला point देखो. Shall be punished, अगर है तो आपको 294 यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा. 294 में क्या लिखा है? Does any obscene act in public place? Sing, recital and etc. near the public place shall be punished. The following, आपको क्या प्रूव करना है 294 के लिए? Accused must have done some act, sing, recital and utter any some which I've seen, it was must perform in public place. Public place पे perform होना चाहिए. सबसे मेन चीज है mere obscene act done in public place not sufficient. अगर public place पे आप obscene act कर रहे हो तो that is not sufficient. It must have to cause annoyance another to also to another.
अनॉइंसमेंट होना चाहिए वहां पे, अनॉइंस होना चाहिए, अगर है देन दे आर लाइबल, अगर नहीं है तो नॉट लाइबल। तो इन दिस प्रॉब्लम दीपक एंड रितिका वर फाउंड किसिंग एंड एम्बैरेसिंग ईच अदर, दैट इज यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला आंसर कंक्लूजन, ठीक है। तो दे आर नॉट लाइबल, तो नो ऑफेंस मेड आउट, यहाँ पे ऑफेंस नहीं बनता अकॉर्डिंग टू लॉ। मैं लॉ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही आंसर यहाँ पे करना था। 292 क्लॉज 2 देखो आपकी पोजीशन में मिलता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर पोजीशन में इस तरह से पोर्नोग्राफी एक्सेट्रा मिलता है। लेकिन अगर आप उसको सेल करे हो, एग्जिबिट करे हो एक्सेट्रा, तब आप लाइबल हो गए। तो वो भी मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर दिया, और 292 भी आपको डिस्कस करा। इन दिस प्रॉब्लम हैंड वन वीडियो कैसे कंटेनिंग पोर्नोग्राफी सीन इज रिकवर्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अक्यूज that by itself does not hiring within the purview section of IPC and there is no offense। तो यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं बनता है। देखो तो इसका बी पार्ट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपको आपने सबने पढ़ा होगा ये बी पार्ट। तो बी पार्ट आपका प्राइवेट डिफेंस है, बी पार्ट प्राइवेट डिफेंस था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी आपको आंसर देने में। ए अ पासर बाय सी बी mercilessly, that is very important, mercilessly beating his wife C. A gives a single blow to B, who dies immediately at the spot. What offense, if any, has A committed? Give argument and legal provision in support। देखो ये क्या बोल रहा है, क्या कौन सा ऑफेंस किया। अब ए ना तो उसकी जो वाइफ है बी सी, ना तो उसका कुछ लगता है, वो अपनी वाइफ को मारा था। क्या अपनी वाइफ को मारना कोई अपराध है या नहीं? यस। आपको कोई भी राइट नहीं है, जब अपनी वाइफ क्यों ने, किसी को वीट करने का राइट नहीं, किसी को लॉ वीट करने का राइट नहीं। और यस, थर्ड पर्सन को राइट है कि वो अंडर प्राइवेट डिफेंस के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन सेक्शन 96, 97, 99। देखो ये तीन सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपका प्राइवेट डिफेंस आएगा, जो प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी होगा, प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, दो तरह से प्राइवेट डिफेंस, तो तब ये तीनों सेक्शन को इंक्लूड करना पड़ेगा। यस, दिस प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी, तो 100, 102 ऑफ द आईपीसी और इन आफ्टर आईपीसी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी का होता तो 100 की जगह 103 आ जाना था और 105 आ जाना था, ठीक है, क्योंकि दिस प्रॉब्लम बेस्ड पर्टिकुलरली आपका इस वाले पॉइंट से 100 और कमेंसमेंट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 102 में दिया अगेंस्ट द बॉडी। तो A has committed no offense as death of B took place in exercise right of private defense under section 97 100 IPC। अब किस तरह से आंसर किया वो देखो। देखो जब भी आप आपको लॉ पॉइंट, रीजन क्या दिया मैंने यहाँ पे, आपका लॉ पॉइंट दिया यहाँ पे 96 नथिंग इज एन ऑफेंस अंडर द एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। अब 97 आपको पावर देता है, 97 एक राइट देता है, चाहे वो अपनी बॉडी के अगेंस्ट कोई एप्रीहेंशन हो आपको, या कोई थर्ड पर्सन, चाहे वो आपसे रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है, फिर भी वो ह्यूमन बीइंग अगर है कोई पर्सन, उसकी एप्रीहेंशन है। अब एप्रीहेंशन डिपेंड करता है, तभी 99 दिया कि एप्रीहेंशन ऐसा नहीं, आप राइट ऑफ प्राइवेट अनलिमिटेड नहीं होता है, उसका कंट्रोल करता है 99 वहां पे, कि आपको कितना फोर्स यूज करना, जितना एप्रीहेंशन है। और वो कैसे आप डिसाइड करते हो, सेक्शन 100 में देखोगे तो डेथ भी कॉज कर सकते हैं। अगर इस 7 डिस्क्रिप्शन में दिया 100 में, जहां डेथ कॉज कर सकते हैं, अलग अलग डिस्क्रिप्शन, अलग अलग ऑफेंसेस है वहां पे, अलग अलग एप्रीहेंशन। आफ्टर दैट अगर 101 में आपको बोला कि उतना ही पावर यूज करो जितना नेसेसरी, आप अदर इंजरी कॉज कर सकते हैं, नॉट डेथ 101 में। तो 10 यहाँ पे 102 भी आपको लिखना था कि 102 कमेंसमेंट कब होता है, वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन दिस प्रॉब्लम आप केस लॉ डाल सकते थे यहाँ पे, देवनारायण, एक डोमिनिक वर्के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जबकि मैंने यहाँ पे नहीं डाला अभी, ठीक है। तो देन यहाँ पे सेक्शन 100 से द पर्सन कैन वॉलेंटली कॉज द डेथ ऑफ अनदर, इट्स अ राइट ऑफ प्राइवेट। यस, सेक्शन 100 पावर दे जहाँ पे डेथ भी कॉज कर सकते हैं, लेकिन एप्रीहेंशन 100 का होना चाहिए। एप्रीहेंशन 100 में 7 डिस्क्रिप्शन उसका होना चाहिए। अब देखो एप्रीहेंशन टू कॉज अ ग्रीवियस हर्ट, देखो दिस प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन सेक्शन 100 क्लॉज 2, जहां पे आपका ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन था। यस, वो मर्सीलेसली उसको, गिवन प्रॉब्लम बी वाज बीटिंग हिज वाइफ मर्सीलेसली, ठीक है, तो ग्रीवियस हर्ट का आपको एप्रीहेंशन है। थर्ड पर्सन बेशक है वो, ठीक है, अनडाउटली देयर वाज रीजन एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट टू हर बॉडी इफ नॉट ऑफ डेथ, ठीक है, एंड देन डेथ का एप्रीहेंशन नहीं था, आपको ग्रीवियस हर्ट था, देन यू कैन कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हियर द वाइफ ऑफ ही वाज वैल्यू, ठीक है, उसकी वाइफ है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेकेंडली क्लॉज में, यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे बनाया आंसर आपका 100 को सेकेंडली क्लॉज ऑफ आईपीसी, इफ ए हैज कॉज्ड द डेथ ऑफ बी फॉर डिफेंडिंग द वाइफ ऑफ बी, he commit no offense, there was reasonable apprehension of grievous hurt to the wife of B। तो इस तरह से उसने कोई ऑफेंस नहीं किया,
उसको रीजन आपको डिफेंस मिल जाएगा। इट इज ऑल्सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, नोटेड हियर दैट इट इज इमटेरियल दैट वी वाज बीटिंग टू हिज ऑन वाइफ। ये इमटेरियल कि मैं अपनी वाइफ को ही मार रहा था, ठीक है, वो अपनी वाइफ को मारता, तो अपनी वाइफ, चाहे वो अपनी वाइफ हो चाहे किसी और की वाइफ हो, तो आप उसको बीट नहीं कर सकते। एज द लॉ डज नॉट गिव राइट टू एनीवन टू बीट हिज ऑन वाइफ एंड इफ ही डज सो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट हिम, तब राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑलवेज रहेगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन आपका थेफ्ट से था। थर्ड क्वेश्चन कहां से था? थेफ्ट से था। अब यहाँ पे काफी लोगों ने, मुझे लगता है जब तक जैसे मुझे क्वेरीज आई, किसी ने इसको फॉर्जरी एक्सेट्रा उसमें डाल दिया, चीटिंग एक्सेट्रा में। लेकिन ये क्वेश्चन जनरली जब हम क्लास में, जब मैं कोर्स करवाता हूँ, जब आईपीसी करते हैं हम, तो 378 में हम तो ये केस प्यारेलाल भार्गवा के इफेक्ट है, तो उसी केस से लिया गया है ये। और सबसे बड़ी बात, आपके वेरेक्ट के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा ये प्यारेलाल भार्गवा केस, तो उसमें लिखा है टेकिंग टेम्परेरी पीरियड के लिए, ये मैंने हेडिंग भी बनाया यहाँ पे, टेकिंग नीड नॉट बी परमानेंट। तो ये इसी तरह के हेडिंग आपके वेरेक्ट में है। ठीक है, तो आप वहां वहां भी इसको देख सकते हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन का, यस सॉरी, एन अक्यूज्ड ए who was superintendent in the government department took away a file at home and made it available to another person who replaced certain paper in it by other paper, and the accused A then returned the file and placed it in its original place. What offense, if any, has been committed by accused A? Support your answer. तो देखो उसने परमानेंटली तो नहीं ली, वो कुछ टाइम के लिए लिया, अपने फ्रेंड को दिया, ठीक है, तो देन, लेकिन थेफ्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टेसरिया और आपका मेंजरिया, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके कोई भी ऑफेंस के लिए। तो एक्टेसरिया क्या है? आप मूविंग, मूव करना, कोई प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी को आप मूव करते हो विद सच इंटेंशन। कौन सी इंटेंशन? डिसऑनेस्टली इंटेंशन। अब डिसऑनेस्टली कहां पे डिफाइन है? सेक्शन 24 में। डिसऑनेस्टली मतलब रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 23। तो आपको जब भी 378 का क्वेश्चन आता है तो 23 और 24 को जरूर वहां पे रैड विद करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मेंजरिया डिस्कस करती है वहां पे। यस, अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 378, रैड विद सेक्शन 23, 24 ऑफ आईपीसी एंड पनिशेबल अंडर 379। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी मैंने बताया होगा कि आपके आईपीसी में बहुत कम सेक्शन ऐसे हैं जहां पे डिफाइन और पनिशेबल उसी सेक्शन के अंदर होगा। जैसे मर्डर है डिफाइंड अंडर सेक्शन 300, लेकिन पनिशेबल अंडर सेक्शन 302। तो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, ए कमिटेड सच एंड सच ऑफेंस व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन इतना इतना एंड देन पनिशेबल इस सेक्शन में। ठीक है, तो चार्ज हमेशा पनिशेबल वाला सेक्शन रहता है, डिफाइंड वाला सेक्शन कभी भी चार्ज आपका फेम नहीं होता है, प्रैक्टिकली भी कोर्ट में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अब रीजन क्या दिया यहाँ पे आपको? सेक्शन 378 के पूरे इंग्रेडिएंट लिख डालने थे यहाँ पे। ठीक है, तो वो आप जैसे लिखते हैं यहाँ पे सारा पॉइंट वाइज लिखो तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं आपको। फिर रॉन्गफुल लॉस एक्सेट्रा, आप प्रॉब्लम के साथ उसको डिस्कस कर सकते थे, उसको फ्रेंड को हैंड ओवर किया एक्सेट्रा। तो ठीक है, परमानेंटली नहीं था, अगर वो सिंपल टेम्परेरी पीरियड के लिए भी आप मूव करते किसी प्रॉपर्टी को, आफ्टर दैट आपकी इंटेंशन है कि उसको मैं, देखो दिस प्रॉब्लम का जो लॉ है ना आपका, वो प्यारेलाल भार्गवा केस से था, स्टेट ऑफ राजस्थान, इसी सेम प्रॉब्लम ये है, इसी से लिया गया था टेम्परेरी मूवल के लिए। आप ये किसका, और साथ में अगर आप इलस्ट्रेशन देखेंगे, इलस्ट्रेशन बी और इलस्ट्रेशन आई ऑफ 378 ऑफ इंडियन पिनल कोड, दोनों इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे डाली है आपके कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए ये प्रॉब्लम। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में ये इलस्ट्रेशन, बस इलस्ट्रेशन का आप थोड़ा सा लिंक कर दोगे वहां ना, तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये इलस्ट्रेशन देख लो आप, ये टेम्परेरी पीरियड के लिए है, तब भी वो लाइबल होगा पर्सन, क्योंकि उसकी जो मेंजरिया और एक्टेसरिया दोनों प्रूव्ड हो रहे हैं यहाँ पे। तो कंक्लूजन लिख लिया, इट विल बी सीन दैट फ्रॉम द साइड इलस्ट्रेशन द टेम्परेरी मोलर डॉग विद ऑब्वियसली, ये जो इलस्ट्रेशन है उसी के मैंने फैक्ट यहाँ पे लिया, तो ही विल लाइबल, तो उसने कमिट किया थेफ्ट की, थेफ्ट से था। आफ्टर दैट आपका, अब ये वाला यहाँ पे कंफ्यूजन था कि बच्चों को कि कैसे यहाँ पे करना है सबको, आपको कि यहाँ पे देखो 4 टर्म दिए हैं, एक मेंजिया है। अब क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अटेम्प्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट यार। तो ये बी जो पार्ट है, इसमें 10 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन, 4 चीजें आपको पूछी गई है, तो 10, ये चारों चीजों को आपने
बिल्कुल ब्रीफ करके यहाँ पे देना था, बिल्कुल ब्रीफ शॉर्ट नोट देना था। तो मेंजरिया में आप क्या लिख सकते थे वो तो आपको पता है, ये मैक्सिमम किया होगा सबने। मेंजरिया लेमन में क्या होता है, इस तरह से आपको एक्टर्स ने मतलब आपको यहाँ पे कि उसको नॉलेज है, एग्जामिनर आपसे चाह रहा है कि क्या आपको इसके बारे में नॉलेज है कि नहीं, आपको ब्रीफ यहाँ चीजें देनी थी। इस तरह से मैंने यहाँ पे आंसर बनाया। आप ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया यहाँ ये वाला आंसर भी, लेकिन इससे भी शॉर्ट हो सकता है ये, ठीक है। तो मेंजरिया। दूसरा साइबर क्राइम, देखो साइबर क्राइम मेरे ख्याल से मैक्सिमम ने नहीं पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा तो दैट्स ओके। तो मैक्सिमम ने ये सोचा भी नहीं होगा कि साइबर क्राइम से क्वेश्चन आएगा, लेकिन साइबर क्राइम के बारे में फिर भी आप बहुत कुछ लिख सकते थे। आपको पता है आज की डेट में हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, दैट इज द साइबर क्राइम। तो यहाँ पे साइबर क्राइम की मैंने डेफिनेशन इस तरह से रेडी की है। आप डेफिनेशन के बारे में कुछ ऑफेंसेस लिख सकते हैं। आईपीसी और आईटी एक्ट के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 में आया, उसका यहाँ पे आप ब्रीफली यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। एंड देन इस तरह से, एंड देन फॉलोइंग टाइप ऑफ क्या क्या ऑफेंस हो सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ थेफ्ट, साइबर टेररिज्म, साइबर वायलेंस, स्टॉकिंग वगैरह, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते, हैकिंग वगैरह, डेफमेशन, कुछ ना कुछ आप यहाँ लिख सकते हैं। ये फर्स्ट केस था साइबर क्राइम का 2013 में, ये मैंने यहाँ पे आपको ऐड कर दिया। देन नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग की जनरली हम ये देखते हैं कि मर्डर से क्वेश्चन आएगा, कल्पल होमिसाइड से क्वेश्चन आएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर से क्वेश्चन आएगा, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। आया क्वेश्चन, कल्पल होमिसाइड से आया, मर्डर से आया, लेकिन 2 मार्क्स का या 2.5 मार्क्स का, ठीक है, वो शॉर्ट नोट में आया। तो आपको कितना ही लिखना था इसके, मैं पहले एग्जामिनर क्या चाह रहा था कि आपका मर्डर कौन, आपको सेक्शन पता होना चाहिए कि सेक्शन कौन सा है, ठीक है, और मर्डर कौन सा होता क्या है, उसका मेंजिया क्या, एक्टर्स क्या, वो चीजें आप डाल दे तो आपका आंसर बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो मैंने जिस तरह से बनाया है ये आप देख लेना, थोड़ा सा बड़ा भी है ये क्वेश्चन है, तो मैंने चलो बना के किया है। एंड देन आप यहाँ पे इसमें इसी केस में डिफरेंस यहाँ पे इनका दिया हुआ है। तो आप डिफरेंस मैंने इस तरह से बनाया, इसका इंटेंशन और इंटेंशन के बेसिस पे मेंजरिया 299 में 3 पार्ट में डिवाइडेड है मेंजरिया, और 300 में 4 टाइप में डिवाइडेड। एक्टर्स या दोनों में कॉमन है डेथ, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते थे। द नेक्स्ट, अबडक्शन और किडनैपिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे एडीएम में, बट इस बार वही कि आपका जैसे मर्डर कंसर्न से नहीं आया, तो यहाँ पे अबडक्शन और किडनैपिंग से क्वेश्चन नहीं आया। तो इसमें भी वही क्वेश्चन आया कि डिफरेंस क्या था इनके बीच, तो वो आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से, बड़े इजीली आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया कि अबडक्शन किडनैपिंग, यहाँ पे चैप्टर नंबर इतना, तो इस तरह से मतलब जो रेलेवेंट चीजें आपको यहाँ डालनी थी, ज्यादा क्वांटिटी आप यहाँ ये मत सोचना कि यहाँ पे बच्चों ने क्या गलती की, क्योंकि उन्होंने थेफ्ट पढ़ा, सॉरी मर्डर पढ़ा था, कल्पनासाइड पढ़ा था, उन्होंने वो बहुत ज्यादा इलेबोरेट कर दिया। मार्क्स तो आपको देखो दोस्तों, मार्क्स तो आपको 2 या 2.5 मिलने हैं, 1.5 मिलना है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, एग्जामिनर के हाथ बंधे हुए हैं कि वो 10 में से ज्यादा थोड़ी देंगे, तो जनरली यहाँ पे मार्क्स तो कम ही मिलने हैं। तो आपको उतना रेलेवेंट ही लिखना था यहाँ पे, ज्यादा नहीं लिखना, लेकिन टाइम वेस्ट, बहुतों ने टाइम वेस्ट किया इन चीजों में, ठीक है, जिस वजह से अटेम्प्ट नहीं कर। तो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन आपका, देखो 4th क्वेश्चन, राम एन अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस ऑफ मर्डर, ये सेक्शन 27 से था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 27 नहीं डालना था आपको, आपको 25 भी डालना था, आपको 26 भी ऐड करना था यहाँ पे। तो राम एन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस ऑफ मर्डर स्टेटेड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर दैट द नाइफ बाय व्हिच आई हैव किल्ड सोन हैज बीन हिडन। उसने बोला मैंने किल किया, तो देखो किसके पास बोला, पुलिस ऑफिसर के पास। जनरली क्या है, सेक्शन 25 पुलिस ऑफिसर कोई भी स्टेटमेंट देता, कन्फेशनल स्टेटमेंट, तो दैट इज रेलेवेंट है, बट इन एडमिसिबल एविडेंस, एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होगी वो। हिडन बाय मी इन दैट फील्ड विच आई कैन शो, अब बोलता मैंने वहां पे छुपाया, अभी तक भी नहीं, उसने बोला आई कैन शो कि मैं आपको दिखा सकता हूं ऑन दिस इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन। अब डिस्कवरी स्टेटमेंट नहीं बनाइए, अब ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है। द पुलिस ऑफिसर डिस्कवर द सेड नाइफ फ्रॉम द फील्ड, अब एक्चुअली जब वो उस अक्यूज को उस पॉइंट पे ले जाएगा, देन अक्यूज पिन पॉइंटिंग दैट ऑब्जेक्ट, एंड एक्चुअली द पुलिस ऑफिसर फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑन दैट प्लेस, जिस प्लेस पे उसने बताया उस इंफॉर्मेशन में, देन अगर वो रिकवर हो जाता है, तो देन जो डिस्कवरी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट था दैट कन्वर्ट इनटू डिस्कवरी स्टेटमेंट, तब वो डिस्क्लोजर आपका डिस्कवरी स्टेटमेंट बनेगा। तो देन डिस्कवरी स्टेटमेंट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 27, दैट्स व्हाई 27 कॉल्ड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 24, 25, 26, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आना था, यस वो रेलेवेंट है, नॉट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट एडमिशन। तो यहाँ बताइए कौन सा पार्ट रेलेवेंट है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने आंसर बनाया है, अगर आपको अच्छा लगे
तो सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड नो कन्फेशन मेड ऑफ पुलिस ऑफिसर, देखो लॉ लिखा है यहाँ पे अगेंस्ट पर्सन। सेक्शन 26 भी लिखा है यहाँ पे कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, अनलेस यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है, अगर मैजिस्ट्रेट के पास है तब वो एडमिसिबल हो जाती है, प्रोसीजर 164 सीआरपीसी में दिया है। बट आपको उसमें नहीं जाना था, आपको सीधे 27 बोलता है, चाहे वो कन्फेशनल स्टेटमेंट हो, चाहे वो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट हो, बट उस स्टेटमेंट का कुछ पार्ट एडमिसिबल हो सकता है। वो कुछ पार्ट क्या है, अगर डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन होगी, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होगी, और उस डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन एक्यूज ने पुलिस ऑफिसर को दी, विच इज रिलेटेड टू द आर्टिकल, विच इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से, जिस आर्टिकल से ऑफेंस किया, तो दैट और एक्चुअल में उस एक्यूज को उस प्लेस पे ले जाना, ठीक है, जब आप उस प्लेस पे ले जाते हो, और वो हिडन प्लेस होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट क्या होना, हिडन उसमें होना चाहिए, पब्लिक प्लेस में ओपनली नहीं होना चाहिए, तो देन नॉट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 27। तो यहाँ पे रेलेवेंट होगी जो उसने जो ऑब्जेक्ट के बारे में बोला गया। तो जैसे यहाँ पे ये तो लॉ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये तो पढ़ लेना आपने। फॉर इंस्टेंस सॉरी आगे देखना, इसमें आप पुलगुरु कटैया का केस भी डाल सकते हैं, यहाँ पे देवन उपाध्याय का केस भी आप डाल सकते थे, और बहुत सारे केसेस इंपॉर्टेंट केसेस है। Thus, from the above discussion, it can be concluded that the portion of statement buying which I have killed Son is inadmissible evidence. I have killed Son, तो वो admissible नहीं होगी, not admissible, क्योंकि पुलिस ऑफिसर पास prohibited by, इसमें हिट कर जाएगा 25 हिट करेगा, 27 में कभी admissible नहीं। Only that disclosure statement, knife hidden by me in that field, which I can show, and on this information the police officer actually discovered the said knife from the field, then it becomes discovery statement which is admissible under section 27 of the Indian Evidence Act. तो ये वाली स्टेटमेंट जब वो डिस्कवरी स्टेटमेंट बनेगा, डिस्कवरी स्टेटमेंट मतलब डिस्कवरी मेमो बनेगा, और बाद 2 विटनेस होंगे, 2 विटनेस के सामने जब डिस्कवर किया वो साइन करेंगे, वो एक स्टेटमेंट बन जाती है, वो एडमिसिबल होगी अंडर सेक्शन 27। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू इंडियन एविडेंस एक्ट, ये इंडियन एविडेंस के सेक्शन 6 से रिलेटेड, सेक्शन 6। A man was prosecuted for the murder of his wife. His defense was that the shot went off accidentally. There was evidence to the effect that the deceased telephoned, "Get me the police, please. Get me the police, please." There was evidence to effect the deceased telephoned, "Get me the police." देखो, please, police, please. So before the operator could connect the police to the caller who spoke in distress, her address and her the call and जितने में कनेक्ट करना उसमें वो कट होगा। Thereafter the police reached the house and found the body of the deceased woman. Discuss the relevancy of telephone call and the word she spoke and whether they are admissible in evidence. Give answer which support your legal. Yes, admissible होंगे। देखो, जब भी कोई ऑफेंस होता है, मान लो कोई इंसिडेंट हो रहा है, उस इंसिडेंट के साइमल्टेनियसली, समझ गए, सेम ट्रांजैक्शन में, चाहे वो कुछ हर्ट साउंड कुछ भी चीज हो रही है, ठीक है, वो रेलेवेंट होगी अंडर सेक्शन 6। अंडर सेक्शन 6 को हम एक प्रिंसिपल ऑफ रेस गेस्टे का भी बोलते हैं, इंग्लिश प्रिंसिपल है, जो स्पॉन्टेनियस एक्ट हो रहा है कॉन्टिन्यूसली ऑन द सेम ट्रांजैक्शन में। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसके मर्डर, वाइफ के मर्डर किया, उसी टाइम उसने कॉल किया पुलिस को, लेकिन वो कट हो गया कॉल, लेकिन उसने जो वर्ड्स बोले उस सेम ट्रांजैक्शन में वर्ड्स बोले, तो वो रेलेवेंट होना सेक्शन 6। तो दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड द केस ऑफ, सबसे बड़ी बात, फैक्ट एंड इशू नॉट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 6। वो फैक्ट, वो रेलेवेंट फैक्ट जो कनेक्टेड विद द फैक्ट एंड इशू, relevant fact connected with the fact and issue. Fact and issue is per se admissible in evidence. So what is the fact and issue here? Fact and issue is the murder. Murder यहाँ हुआ, जिसको आपने प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करोगे? देखो, जब भी कोई इंसिडेंट होता है, उससे पहले, उसके बाद, उसके सराउंडिंग कुछ और रेलेवेंट फैक्ट होते हैं, जो रेलेवेंट फैक्ट विच रिलेटेड टू द फैक्ट एंड इशू। तो यहाँ पे जस्ट लाइक दिस, नाउ यू सी, देखो मर्डर हुआ, अब ऐसा नहीं है कि मर्डर हुआ इसके पहले कुछ नहीं हुआ होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। ऐसे जो रेलेवेंट फैक्ट है, आरएफ रेलेवेंट फैक्ट,
जो रिलेटेड टू मर्डर, मर्डर इज ऑल फैक्ट एंड इशू। ये तो पर से आपको प्रूव करना है, ये सबको पता है मर्डर हुआ, कोर्ट को पता है मर्डर प्रूव करना है, प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूव करना है, मर्डर प्रूव करना है। लेकिन मर्डर प्रूव कैसे करेगा, एविडेंस से करेगा। एविडेंस कैसे देगा, रेलेवेंट फैक्ट का एविडेंस देगा। अब जो ये रेलेवेंट फैक्ट नंबर 1 है, रेलेवेंट फैक्ट नंबर 2 है, 3, दे ऑल रेलेवेंट फैक्ट रिलेटेड टू द मर्डर। तो आपको रेलेवेंट फैक्ट प्रूव करना है, दैट इज अंडर सेक्शन 6 में रेलेवेंट से। अगर सेम ट्रांजैक्शन में तब रेलेवेंट स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे भी जैसे मान लो जो कॉल किया उसने, तो दैट इज रेलेवेंट फैक्ट विच इज रिलेटेड टू द मर्डर, तो रेलेवेंट फैक्ट है, तो वो आपका यहाँ पे एडमिसिबल होगा ना एविडेंस में। तो वेदर द वर्ड सेड बाय हर ऑन कॉल आर रेलेवेंट फैक्ट एंड एडमिसिबल इन एविडेंस। तो ये इलीगल इशू बना है, तो सेक्शन 6 को यहाँ पे डिस्कस कर लो। ठीक है, लॉ पॉइंट आप डिस्कस करोगे। लैंग्वेज तो देखो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है आपकी, लेकिन जो लीगल लैंग्वेज वो ऑलवेज रहेगी। कीवर्ड्स आप सेक्शन के डालो। अगर आपको सवालदास वाला केस पता होगा तो वो भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो कंक्लूजन यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बनाया है, द एक्ट ऑफ कॉलिंग द टेलीफोन ऑपरेटर एंड वर्ड सेड बाय हर ऑन कॉल आर रेलेवेंट फैक्ट हियर एज। देखो फैक्ट एंड इशू मैंने पहले बताया, फैक्ट एंड इशू रेलेवेंट नहीं होता है, वो तो पर से रेलेवेंट होता है। लेकिन रेलेवेंट फैक्ट हियर इज दे आर फ्रॉम सेम ट्रांजैक्शन व्हिच इशू बिफोर द कोर्ट। अब इशू बिफोर द कोर्ट क्या है यहाँ पे, वो है मर्डर। ठीक है, उससे रिलेटेड है वो। And on this basis, these factor call and words she spoke were held to be relevant as part of the same transaction which brought about the death. Her call in distress showed that the shooting in question was intentional and not accidental, for no victim of the accident could have thought of getting the police before the happening. This then is utility of doctrine or the state enable the court to take into account all essential detail of transaction. तो ये उसके जो word है वो calls relevant होगी under section 6. ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। देन देखो 5th क्वेश्चन वेरी ट्विस्टेड क्वेश्चन था ये। यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको बहुत घुमाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन का ओरिजिनल पार्ट आपको, पहले मैं ओरिजिनल पार्ट दिखाता हूं आपको, इसी क्वेश्चन का एक और तरह से कैसे इसको पूछ सकता है एग्जामिनर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 बस आपके लिए। अ मैरिड वुमेन who was discarded by her husband lived with her father and brother in Madras. She became intimate with the accused, who was her next door neighbor. The two ran away from the Madras and eventually settled in Bombay. Same fact है आपका उधर भी। The woman's brother filed, इसके बाद चेंज है वहां पे। The woman's brother filed a complaint against accused offense. देखो जब भी कोई इंटीमेट होते हैं, दोनों कंसेंटेड है। पहले तो वो लॉफुल गार्डियनशिप में नहीं है। Married young woman who was discarded by her husband and discarded lived with her father and brother। ठीक है, वहां पे। और वो ये जो प्रॉब्लम है, ये इस तरह के ऑफेंसेस कहाँ होते हैं, 498 में, 498 में। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, अगर ओरिजिनली जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन, इसमें पूछा क्या गया एग्जामिनर ने कि आपका जो फाइल कंप्लेंट किसने किया, ब्रदर ने किया। ठीक है, तो देखो बिफोर गोइंग टू द डिटेल, जो सेक्शन 497 ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे जो एग्जाम में वो थोड़ा सा ट्विस्टेड है, मेड आउट इन नॉट। इट इज इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट। तो आपका ये क्वेश्चन कहां से था, 498। आपको 498 का लॉ यहाँ पे देना था। यस 198 सीआरपी में बोला गया है कि आप कंप्लेंट फाइल, एग्रीव्ड पर्सन कौन कौन, तो उस तरह से आपका आंसर यहाँ पे आना था 198 में। ये क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर दूंगा ऐप पे ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हो। ऐप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, वहां पे आपके फायदे के लिए रहेगा वहां पे। और एक और बात है कि ऐप पे हम जो प्रीव्यू आपका जो प्रीलिम्स होता है जुडिशियल सर्विस के लिए, वहां पे एमसीक्यूज फ्री है, आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। एमसीक्यूज आप ऐप डाउनलोड करो और उसमें सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज हमने अपलोड कर रखे हैं। आप 100 क्वेश्चन के, 50 क्वेश्चन के, जैसे भी आपको टाइम मिलता है फ्री में, आप उसको फ्री टाइम में आप उसको यूज कर सकते हैं। फ्री प्रैक्टिस एमसीक्यूज की, क्योंकि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एक्सेट्रा के लिए। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना था। और एक बात और, प्लीज आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, आपको इंफॉर्मेटिव लगे, और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी ये इंफॉर्मेशन मिल जाए। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली होती है हमारी, उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन आता रहे, उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कर दीजिएगा। इवन मैरिट ऑफ द केस, तो इसका आंसर तो इस तरह, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा पूछा नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन जो प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आई, अब
एग्जाम में देखो, अब देखो कंपेयर कैसे करूंगा। मैरिड यंग वुमेन हु वाज डिस्कार्डेड बाय हस्बैंड, सेम है, lived with her father and brother in Madras. She became intimate with the accused who was her next door neighbor. Same है. The two run away from the Madras in a motor car, fled to Bangalore. ये यहाँ पे चेंज हो गया. Arab eventually settled in Bombay. चलो ठीक है, यहाँ तक भी सेम है. Then now the ये यहाँ से चेंज कर दिया. यहाँ पे अब एग्जामिनर ने आपको थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया. The accused was convicted of kidnapping by a presidency magistrate Bombay. पहले तो देखो किडनैपिंग का केस नहीं बनता है, ठीक है, ओके. इट वाज alleged that taking or enticing of the woman, if there was any, having taken place in Madras and the magistrate in Bombay has no jurisdiction to try the offense. Decide and give your answer with reason, support with legal. अब देखो आपको ठीक है, अगर यहां तक इस क्वेश्चन को देखेंगे आप तो वो 498 के अंदर आएगा, लेकिन यहां से इसको किडनैपिंग के लिए मैजिस्ट्रेट बॉम्बे ने इसको कन्विक्ट किया. तो अब एग्जामिनर ने ये नहीं चाहा, क्योंकि जो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन दिखाया जो स्क्रीन पे आप देख रहे थे, उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था. उस क्वेश्चन में सीधे बोला ब्रदर ने कंप्लेंट किया, देना ओके, तो आप 498 डाल दो. लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना था. यहाँ पे ठीक है, वो जुरिस्डिक्शन के बारे में आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन. इट वाज अलिज्ड दैट टेकिंग और द एंटाइसिस ऑफ वुमेन इफ देयर वाज, ये यहाँ से आपको यहाँ देखना था कि पूछ क्या रहा है एग्जामिनेशन. आप नो जुरिस्डिक्शन. अब आपको देखना है कि बॉम्बे और मद्रास में से किसकी जुरिस्डिक्शन बनती है किडनैपिंग के लिए, ठीक है, इट्स ओके. क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप दोनों तीनों लॉ को यहाँ पे इंक्लूड कर दो. आप 498 भी डालो, 198 भी डालो, फिर जुरिस्डिक्शन भी डालो. दैट इज वेरी आपका बहुत डिफिकल्ट हो जाता था आपके लिए. तो आपको यहाँ पे एग्जामिनर से इतना कि जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग एग्जामिनर भी यही चाह रहा है इस क्वेश्चन में. तो आप जैसे मैंने यहाँ पे आंसर बनाया, अगर आपको अच्छा लगे, बट मेरे अकॉर्डिंग तो यही आना चाहिए. और दोनों मैंने आपको बता दिए. The offense of kidnapping may be tried at Madras or Bombay as per section 181 clause 2 of CRPC. तो इसका ये आंसर आना था. जनरली मुझे जो आए कॉल्स आई, क्वेरीज आई, मैसेज आए, तो उन्होंने यही बोला कि सर हमने तो ये क्वेश्चन किडनैपिंग और उसमें डाल दिया. उन्होंने किडनैपिंग अबडक्शन यहाँ डिस्कस कर लिया. लास्ट वाला जुरिस्डिक्शन वाला पार्ट किसी ने नोट नहीं किया. देखो मैं आपको सीआरपीसी पे ले जाऊंगा एक बार, ताकि आपको लॉ भी पता चले फैक्ट की कहाँ से है क्वेश्चन. देखो जनरल प्रोविजन क्या होता है 177 में जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग. ऑफेंस क्रिमिनल है तो आपको ऑब्वियसली जुरिस्डिक्शन सीआरपीसी में होगा. एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरली बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय कोर्ट विदिन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन. जहां पे होता है ऑफेंस उसकी वहीं पे होगा. लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस है, जैसे 181 में देखो यहाँ पे कुछ सर्टेन ऑफेंसेस है, लेकिन मैं सीधे 181 पूरा नहीं आपको यहाँ पे रीड आउट करूंगा. मैं सिर्फ आपको उस एग्जैक्टली वो वाला पॉइंट जो हमने करना है यहाँ पे डिस्कस, वो है 181 क्लॉज 2. एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन ऑफ अ पर्सन मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय कोर्ट विदिन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन. द पर्सन वाज किडनैप, जहां से किडनैप किया गया, और अबडक्ट और वाज कन्वेड, जहां कन्वेड, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, और कंसील्ड और डिटेन, इन सब जगह की जुरिस्डिक्शन बनती है. इन सब जगह पे आप ट्रायल कोर्ट उसको ट्रायल कर सकता है. तो उसको मद्रास और बॉम्बे दोनों जगह की जुरिस्डिक्शन बनती है, दोनों जगह पे उसको ट्रायल कर सकता है. ठीक है, क्लियर. तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना था. ठीक है, क्लियर. और देखो जब भी मैं क्लास में करवाता हूं तो हमेशा मैं बोलता हूं कि लिंक करना सीखो, या जैसे वीडियो के थ्रू मैं कभी लेक्चर देता हूं यूट्यूब पे आपको मिल जाए, तो वहां पे हमेशा आपको ना आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस, सीपीसी एविडेंस, एविडेंस सबके साथ लिंक होता है. तो आईपीसी सीआरपीसी दोनों क्रिमिनल, एक में प्रोसीजर, एक में सब्सटैंटिव ऑफेंस, आपको लिंक करना आना चाहिए. अगर ऑफेंस वहां पे दिया है, ठग है, ठग के रिलेटिव भी आपको 181 में मिल जाएगा. तो बहुत सारे आपको इस तरह से ट्विस्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं. डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं आपको इस तरह से क्वेश्चन. नेक्स्ट जो आपको ब्रीफ, यहाँ पे ब्रीफ पूछा था, फॉलोइंग ब्रीफ. समरी ट्रायल है, ऑब्वियसली सबको पता होगा समरी ट्रायल. यहाँ पे एग्जामिनर सिर्फ आपको इतना पूछ रहा था कि समरी ट्रायल कौन से सेक्शन में समरी ट्रायल होता क्या है, क्योंकि वही सेम थिंग है यहाँ पे आगे 4 चीजें आपको पूछी गई है 10 नंबर के लिए. तो मतलब टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन है, 4 चीजें. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था यहाँ पे. ओनली अगर हाफ पैराग्राफ भी आप लिखते तब भी आपका काम हो जाना था. ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया, उन्होंने किसी ने 2 पेजेस भर दिया. देखो क्वांटिटी मैटर नहीं करती है. यस, क्वांटिटी होनी चाहिए, बट इतना भी नहीं कि आप लिखते जाओ लेकिन क्वालिटी है नहीं. ये एक ऐसा एग्जाम होते हैं, चाहे जुडिशरी का ले लो आप, चाहे एडीए का ले लो, आपको क्वालिटी देनी होती है. क्वालिटी में क्या डाल सकते हो, टाइम आपके पास कम होता है,
क्वालिटी में आप यही डाल सकते हो कि सेक्शन कौन सा है, केस लॉ कौन सा, ये चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी होती है। तो समरी ट्रायल से रिलेटेड है, कौन कौन से ऑफेंसेस है, तो वो आप लिख सकते थे, यहाँ पे केस लॉ भी डाला है। ये तो बहुत बड़ा आंसर बन गया, बट आप इससे भी शॉर्ट कर सकते हैं। अब वेरी इंटरेस्टिंग कि सीआरपी से आपको पूछा गया कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव, तो बहुत अच्छे से आप लिख सके। तो वो सिर्फ एग्जामिनर आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि वो कौन से सेक्शन में डिफाइन है, ठीक है, और उनके क्या क्या पावर्स है, किस तरह से, वो आप यहाँ पे लिख सकते थे। एंटीसिपेटरी वेल कोई ज्यादा टफ नहीं था, सबने पढ़ा होगा। आप लिख सकते थे मीनिंग क्या है उसके रिगार्डिंग, जैसे सुशीला अग्रवाल स्टेट ऑफ दिल्ली 2020 के केसेस भी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से प्रोसीजर था वो सब डालते हैं। एफआईआर वेरी इंटरेस्टिंग की बहुत सारे, बहुत इजी थे, बहुत इजी थे, बट आपको स्मार्टली यहाँ वर्क करना था। मैक्सिमम ने क्या किया कि पहले तो टाइम वेस्ट किया। देखो फिर भी अगर आपने इस तरह से, अगर आप इवेलुएट कर सकते हैं अपने अपने आप को कि हमने किस तरह से अटेम्प्ट किया। जरूरी मिस्टेक सबसे होती है, मैं बता दूं, मिस्टेक सबसे होती है, लेकिन आपको रेलेवेंट जो चीज है वो जरूर अगर आपने लिखी होगी तब भी आपका निकल सकता है। लेकिन अटेम्पटेशन वेरी इंपॉर्टेंट इस वाले एरिया में। अटेम्पटेशन 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने अटेम्पटेशन कंप्लीट नहीं किया, शीटें मैटर नहीं करती हैं। देखो मैं आपको बता दूं, शीटें मैटर नहीं करते हैं। 25 से 30 तक शीटें जिसने भरी है और इफेक्टिवली क्या टेम्पटेशन पूरी है, तो आप होप लगा रखो कि आपका हो सकता है। बट डिपेंड करेगा आपने लिखा क्या है, ये भी डिपेंड करता है। मैं वही बोल रहा हूँ, इफेक्टिव अगर लिखा हो तो आप ठीक है। लेकिन समटाइम क्या होता है, किसी ने मान लो 40 शीटें भरी, अब 40 शीटें भरी, 40 शीटें पर लिखा क्या। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर शीटें ज्यादा बनी। देखो शीट मैटर नहीं करती, मैटर करता है क्वालिटी। अब एक दो शीट तो आप भी लिख लोगे एक आंसर में। जनरली मैं बताता हूँ कि आपको 1 साइड एंड 2 साइड लिखना है 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप 2.5 शीटें भर लो। तो अदरवाइज इतना भी मतलब टाइम नहीं होता आपके पास, टाइम बहुत कम होता है। फिर भी आप होप अपना रखो, कि बिलीव रखो कि हमारा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इवेलुएट कर दो अपने आप को कि मैंने इस तरह से देखो एडीए में ना मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जाती है, 60 और 65 के अराउंड रहती है, और बहुत नीचे भी नहीं जाती है। एक एक डेढ़ नंबर का मार्जिन पड़ जाएगा आपको, एक एक नंबर का मार्जिन हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन होता है मेरिट में आना। क्वालिफाई आप कर जाओगे, 50 के ऊपर आपके मार्क्स आ जाएंगे, बट मैंने मेरिट में आना। और वो मेरिट कैसे बनती है आपको पता है, सीट्स के अकॉर्डिंग बनती है, ठीक है। तो ये हमारा क्रिमिनल पार्ट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आऊंगा वो सिविल पार्ट पे होगा। सिविल में भी ऐसे ही पीडीएफ बनाऊंगा, और आप उसमें भी हम डिस्कस करेंगे सिविल पार्ट कैसे आपको करना था, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से था, ठीक है। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सिविल में भी आया, बहुत अच्छा पेपर था सिविल का भी। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो का आपका इंफॉर्मेशन, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप का लिंक होगा, ऐप के लिंक पे क्लिक करके आप इंस्टॉल कर दे ऐप। वहाँ बहुत सारे आपको, देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट ये नहीं कि हम सिर्फ आपसे चार्जेस लेंगे। चार्जेस सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूट में आपको चार्जेस सिर्फ फाउंडेशन कोर्स के लिए मिलेंगे। जो अगर फाउंडेशन कोर्स आप कर रहे हो उसी में आप चार्जेस रखते हैं। अगर कोई गाइडेंस है, कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस है, चाहे आप हिमाचल प्रीलिम्स की बात करो, क्रैश कोर्स की बात करो, क्विक रिवीजन कोर्सेज की बात करो, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट आते रहेंगे आपको, और वहाँ पे अपलोडेड भी है कुछ वीडियो एक्सेट्रा। तो वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। आप वहाँ पे अगर आपको हेल्प हो सकता है, आपको आपके लिए एग्जाम में हेल्प हो सके वहाँ पे, ठीक है। लेटेस्ट जजमेंट फ्री। और इसके लिए आप www.himalayanjudicialcoaching.com पे जाके, वेबसाइट पे जाके बहुत सारी चीजें आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सिलेबस ऑल ओवर बहुत सारे मेरे ख्याल से 20-25 स्टेट्स के सिलेबस जुडिशियल के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिफरेंट डिफरेंट आपका फोल्डर अलग अलग बने, प्रीलिम्स के, मेंस के, ठीक है। जजमेंट्स 2019, 20, 21 की जजमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको मतलब काफी हम ट्राई करते हैं कि अपना बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें आपको। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आपको बेनिफिट लगेगा तो ठीक है, अगर नहीं लगे तो वो आपकी मर्जी, ठीक है। देन ओके, दैट्स ऑल। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं फिर आपके सिविल पार्ट के साथ। थैंक यू।